चलो तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ तुम लोग का अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग साइंस, और उसका एक पार्ट है जो तुम्हारा मशीनिंग है। ठीक है, मशीनिंग वो उसका पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। राम राम, सबको नमस्कार। सबसे पहले क्या जानना है कि ये मशीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो मशीनिंग का क्या डेफिनेशन है। बेसिकली मशीनिंग इज़ अ मेटल रिमूवल प्रोसेस विच कैन डू बाय सिंगल पॉइंट टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मतलब क्या हुआ, मशीनिंग एक ऐसा रिमूवल प्रोसेस है जिसे मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मतलब क्या, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मतलब एक पॉइंट से कटे, मल्टी पॉइंट मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट से कटे। अब देखो, मशीनिंग में एक सिंगल पॉइंट कटिंग होता है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। जिसमें मल्टी पॉइंट कटिंग का अगर देखा जाए तो ये बोले 8 मल्टीप्लाई सिंगल पॉइंट कटिंग से तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक डायग्राम है टूल का। ये डायग्राम मैं तुम्हारे लिए उतना डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं, ये पूछेगा जो मैं तुम्हें इसका दूसरा पार्ट में पढ़ाऊँगा जिसमें मशीन टूल है, मैन्युफैक्चरिंग का ये पार्ट है, उसमें बता दूंगा टूल अच्छी तरह से। अब देखो, इसमें टूल है, टूल में बहुत सारा एंगल होता है। जैसे साइड रिलीफ एंगल हो गया, साइड कटिंग एज एंगल हो गया, एंड रिलीफ एंगल हो गया, एंड कटिंग एज एंगल हो गया, ये एज हो गया। इसको ये अल्फ़ा से बोलते हैं, तुम्हारा साइड रेक एंगल को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब तुम इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसका, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा किसमें जब मैन्युफैक्चरिंग साइंस का जो पार्ट है मशीन टूल, उसमें तुम्हें अच्छी तरह से सारा का नॉलेज हो जाएगा। अब सबसे पहले हम शुरू क्या करते हैं, टर्निंग से। ठीक है, तो टर्निंग क्या होता है, देखो पैरामीटर ऑफ मशीनिंग कौन कौन सा पैरामीटर है। सबसे पहले तुम्हारा टर्निंग हो गया। टर्निंग ये तुम्हें पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाय 60। वी तुम्हारा कटिंग का स्पीड हो गया। और हमेशा याद रखना, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका यूनिट क्या है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर अगर तुम्हारा बहुत सारा ऐसा आंसर आएगा जो कि यूनिट से डिवाइड या यूनिट को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तुम देख सकते हो, वी इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाई 1000। तो वी जहाँ कटिंग स्पीड हो गया किसमें, 1000 नीचे है तो क्या होगा, मीटर पर मिनट में। 1000 नहीं होता तो क्या होता, सेकंड पर, ये क्या होता तुम्हारा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब देखो ये पावर होता है, कटिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर निकालने के लिए कटिंग पावर का फॉर्मूला ये होता है, पी इक्वल टू कटिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये तुम्हें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये इसमें सारा नॉलेज कहाँ मिलेगा, अगेन जब मैं मशीन टूल पढ़ाऊँगा। इसमें एक दो टॉपिक है जो बचा हुआ है। अब देखो सेकंड, वी इक्वल टू क्या था यहाँ पे, वी इक्वल टू इसमें यहाँ पे क्या था, वी इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000। तो तुम यहाँ देखोगे तो इसमें क्या है तुम्हारा, यहाँ एन इक्वल टू आ जाएगा वी इंटू 1000 बाई पाई इंटू डी आई, जिसमें डी आई इज नथिंग बट इनिशियल डायमीटर। इनिशियल डायमीटर क्या है, ठीक है, बिफोर जैसे यहाँ तुम देख लो, एक ये पहला ये तुम्हारा पहले डायमीटर है, D60 का डायमीटर है। इसको मशीनिंग करके कितना लाना, 54। तुम्हारे इनिशियल डायमीटर कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि ये पहले था ना, मशीनिंग से पहले का जो डायमीटर है तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल डायमीटर। देखो यहाँ लिखा हुआ अभी डी एस का क्या है, तुम्हारा इनिशियल डायमीटर ऑफ वर्क पीस, ऑलवेज टेक इनिशियल डायमीटर ऑफ वर्क पीस। ठीक है, अगर 2 डायमीटर दिया हुआ है, ऐसे निकालना है कि आपका इन क्या होता है, आरपीएम होता है, रिवॉल्यूशन। इन क्या है कि क्या निकालना है, तो जो डी होता है वो इनिशियल डायमीटर लेते हैं। अगर 2-3 डायमीटर दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल डायमीटर ये है, तो वो क्वेश्चन में 2-3 मेंशन रहेगा, क्योंकि वो तुम्हें बस बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो डी आई हमेशा इनिशियल डायमीटर लेते हैं। ठीक है, अब देखो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट हमेशा एमएम में होता है। तुमको पुट भी करना है हमेशा एमएम में डेप्थ ऑफ कट। मतलब क्या, इट इज़ अ पेनिट्रेशन ऑफ द टूल इनटू द वर्क पीस। डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि टूल कितना पेनिट्रेट कर रहा है किसमें, वर्क पीस में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ कट। ये हमेशा एमएम में रहेगा ऑलवेज। फीड क्या होता है, फीड एम पर रिवोल्यूशन में होता है। हमेशा तुम ध्यान देना इस पे कि इसका यूनिट क्या आ रहा है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ऐसा यूनिट है, ये ऐसे भी तुम्हें यूज़ करने को मिलेगा। देखो डेप्थ ऑफ कट क्या था, एमएम में रखते हैं। क्या होता है, इट इज़ ए पेनिट्रेशन ऑफ टूल इनटू द वर्क पीस। फीड क्या होता है, एमएम पर रिवोल्यूशन में होता है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टूल पर रिवोल्यूशन ऑफ वर्क पीस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक रिवोल्यूशन में आपका टूल कितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस। समझ गया ना, टूल कितना ट्रैवल, उसको फीड बोलते हैं। फीड मतलब होता है खिलाना, कि फीड कर दो मतलब खाना खिला दो कुछ। तो होता है ये कि 1 मीटर एक रिवोल्यूशन में तो आपका टूल कितना डिस्टेंस जा रहा है, उसको बोलते हैं फीड। इसका नोटेशन क्या होता है, यूनिट एम पर रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे ये एक वर्क पीस है, पहले
ठीक है। इसका तुम्हारा दिया हुआ टोटल कितना 200 mm लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा डायमीटर है D2 है मान लो, ठीक है। ये 60 है, D1 है तुम्हारा, D2 54 है, 60 तुम्हारा ये DI है, इनिशियल मतलब हो गया, ठीक है। ये टूल यूज़ कर रहे हैं, फीड कितना दे रहे हो 1 mm पर रिवोल्यूशन, फीड हमेशा mm पर रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। अब आगे देखो 50 mm का इसमें रिवोल्यूशन है। एक और ये भी ध्यान रखना, इफ़ टूल मूव पैरेलल टू द एक्सिस और रिवोल्यूशन कॉल्ड एक्सेल फीड, मीन्स टूल जो ये आपका वर्कपीस हो गया, तो इसका आपका एक्सिस यहाँ बीच से कहीं पास करेगा ऐसे। अगर टूल का मूवमेंट इस एक्सिस के पैरेलल में हो रहा है, मतलब ये एक्सिस है, टूल ऐसे से, समझ रहे हो ना, ये एक्सिस है, मैं देखो ये बीच में एक्सिस हो गया, ठीक है, और टूल है, टूल भी ऐसे से मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं एक्सियल फीड बोलते हैं, उसको कौन से बोलते हैं एक्सियल फीड बोलते हैं वो, ठीक है। अब देखो सिलिंड्रिकल टर्निंग एक्सियल फीड इज प्रोवाइडेड, सिलिंड्रिकल टर्निंग क्या होता है तुम्हारा, हमेशा एक्सियल फीड प्रोवाइड किया जाता है। फीड वेलोसिटी जहाँ मेंशन हो गया तो F इंटू एन होता है, वो फीड वेलोसिटी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फीड इंटू रिवॉल्यूशन, क्या है उसका वर्कपीस का रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और ये तुम्हारा फीड क्या था mm पर रिवॉल्यूशन में, लेकिन फीड वेलोसिटी है तो क्या होगा mm पर मिनट में हो जाएगा, समझ गया ना, यूनिट हमेशा याद रखना। अभी मैं बता दूंगा, अगर कहीं मेंशन है फीड वेलोसिटी उसका मतलब F नहीं होगा, फीड वेलोसिटी मतलब F इंटू एन होगा। अब देखो टी एम इक्वल टू एल बाई एफ एन, ये फार्मूला होता है मशीनिंग टाइम निकालने का। टी एम क्या होगा मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम तुम्हारा क्या है मिनट में, वो तो डिपेंड करता है आउटपुट किस में भी निकल सकता है, वो तुम कन्वर्ट कर सकते हो। टी एम क्या है, टी एम हो गया आपका मशीनिंग टाइम, नोट करते जाना, टी एम मशीनिंग टाइम हो गया। एल ई क्या होगा इफेक्टिव लेंथ, और एफ क्या हो गया फीड एम एम में, एन क्या हो गया आर पी एम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब देखो अब कोई क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो फीड इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, तो तुम्हारा ये हो गया। अब देखो यहाँ तुम्हें मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें यूनिट याद रखना है, यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्या था तुम्हारा, देखो टी एम इजकल टू एल ई बाई एफ एन था, ये था, ये आपको पता है, ठीक है। एल ई क्या था, एल ई आपका क्या था इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। एफ क्या है तुम्हारा फीड, एन क्या है तुम्हारा रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारा लिखा हुआ है कि ये फीड वेलोसिटी है तो उसको क्या बोलते हैं, ये एफ इंटू एन से होता है, ठीक है, ये एफ इंटू एन से होता है, लेकिन सिर्फ फीड है तो तुम्हारा एफ होता है, ठीक है। फीड वेलोसिटी टाइम से एफ इंटू ये रखना। अब हम बात करते हैं कि एफ एन का यूनिट क्या होगा, सिंपल, फीड का रिवोल्यूशन, फीड का यूनिट क्या मैंने बताया तुम्हें एम पर रिवोल्यूशन, इंटू आरपीएम क्या होता है, रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन क्या हो गया तुम्हारा रिवोल्यूशन पर मिनट, ये कट गया एम पर मिनट, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नहीं लिखा हुआ है और वैल्यू कुछ एफ का वैल्यू कुछ ऐसे लिख दिया कि फीड वेलोसिटी क्या है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर उसका यूनिट क्या है एम पर मिनट में है, तो देखो तुम्हारा समझ गए कि क्या इसका वैल्यू क्या है, ये एफ इंटू एन मेरा दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट से हमें पता लग गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है फीड वेलोसिटी अफेक्ट द टाइम ऑफ मशीनिंग, ठीक करेगा। टी एम इजकल टू एल ई बाई एक्सियल स्पीड, क्यों एक्सियल स्पीड ही हो ओनली इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल वर्कपीस। यहाँ मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि देखो एक्सियल फीड क्या है तुम्हारे इसमें प्रोवाइड कर सिलिंड्रिकल टर्निंग में, अगर यहाँ लिखा हो कि एक्सियल स्पीड ये है, मतलब क्या हो गया एक्सियल फीड हो गया, वो एक्सेल फीड यानी फीड वेलोसिटी एफ इंटू एन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो एल ई इन न्यूमरेटर बिकॉज ऑफ टूल मूव अलॉन्ग द लेंथ, ठीक, एल ई हमेशा न्यूमरेटर बिकॉज क्योंकि टूल उसके लेंथ जिसके अलॉन्ग टूल मूव करता है वही आपका इफेक्टिव लेंथ हो गया, ठीक है। अब देखो अलाउंस ही इफेक्टिव लेंथ, और बाकी अलाउंस भी होता है, नहीं अलाउंस होगा अगर कोई वर्कपीस है, यहाँ देखो ये वर्कपीस है पूरा, मान लो तो 200 mm का मान लो ये इसका पूरा लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ हो गया, लेकिन इसने बहुत सारा तो ऐड भी तो किया है अलाउंस की, मान लो कि कोई कटिंग हो रहा है तो कुछ यहाँ पे कि तुम्हारा रफिंग करना है या कुछ फिनिशिंग का एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसमें, किसमें टूल में, तो वो सब अलाउंस होता है जो हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, वो किस में ऐड करते हैं इफेक्टिव लेंथ में, ठीक है। अगर लेंथ दिया हो और उसके बाद वो अलाउंस दिया हुआ रहेगा तो दोनों को ऐड करके इफेक्टिव लेंथ बनाना हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एल इजकल टू लेंथ प्लस अलाउंस है, ये सब नोट कर देना।
और मैं तुम्हें न्यूमेरिकल फिर से वही अगेन लास्ट में करा दूंगा। टी एम इक्वल टू क्या होता है, एल ई बाई एफ इन इंटू एन, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पासेज डिपेंड अपॉन द कट, डेप्थ ऑफ कट। अब बोलेगा 5 कट जा रहा है, कितना पास जा रहा है, ये होता है एन डिनोट करता है। जब क्वेश्चन करोगे सब समझ आ जाएगा। टी एम इक्वल टू क्या होता है, एल ई बाई एफ इन इंटू एन, नंबर ऑफ पास। अब देखो यहाँ पे एक तुम क्वेश्चन देख लो, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। लेंथ दिया हुआ 2 सेम, अलाउंस 500 दिया हुआ है, इनिशियल डायमीटर 52 दिया हुआ है और फाइनल डायमीटर तुम्हारा कितना दिया हुआ है 44 mm। ठीक है। अब देखो रफिंग, ये फीड, ये सारा वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो तुम क्या कर, रफिंग के लिए यहाँ से 52 से 46 तुम्हें घटाना है। तो इनिशियल डायमीटर तुम इसमें क्या लोगे, N1 निकालने के लिए 52, फिर टाइम निकालने के लिए उसका टाइम निकालो, क्या होता है एल ई बाई एफ इन। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो अलाउंस 5 है, इसमें ऐड कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा यहाँ पे, तो तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। फिनिशिंग समझ गए, ऐसे इतना डिटेल में नहीं जाएगा स्टेट लेवल या फिर उसमें सिंपल देगा सारा वैल्यू कि आप बताइए लेंथ दिया हुआ है, अलाउंस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो आप बता दो कि मशीनिंग टाइम क्या हुआ। तो एल ई बाई एफ इन सीधा फार्मूला लगा देना, तो यहाँ पे तुम्हारा एन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, एन का फार्मूला होता है वी इंटू वेलोसिटी तुम्हें दे देगा, और या फीड दे देगा तुम्हें, तो निकल जाएगा आराम से तुमसे। ठीक है, वेलोसिटी दे देगा, फीड भी दे देगा। अब बताओ कि एन निकालना, तो एन इक्वल टू बहुत, तो पहले तो वो सिंपल पूछेगा, सब देगा, लेंथ दे देगा, देखो दिया हुआ, अलाउंस देगा, तो तुम दोनों को ऐड करके क्या कर दोगे, इफेक्टिव लेंथ निकाल लोगे। उसके बाद क्या, इनिशियल डायमीटर छोड़ो, एक ही डायमीटर वो देगा, एक डायमीटर दे दे तुम्हारा, तो क्या करोगे तुम, यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है तुम्हारा और वेलोसिटी भी दिया हुआ, तो कहाँ निकलेगा, उसमें आरपीएम एन का वैल्यू निकल जाएगा और फीड तुम्हें दे देगा, या फिर एक्सेल फीड लेगा तो एफ इंटू एन ले लेना, बन जाएगा आसानी से। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो कि अनदर पैरामीटर है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा, अनदर पैरामीटर का जिसका नाम है तुम्हारा फेसिंग। फेसिंग क्या होता है, टूल ट्रेवल लॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये तुम्हारा वर्कपीस है, वर्कपीस एक्सेस के पैरेलल जो मूव कर रहा था टूल, उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल हो गया तुम्हारा वो। ठीक है, और अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं। और जो उसके इसके क्या बोलते हैं कि अगर टूल तुम्हारा मूव कर रहा था किसके अकॉर्डिंग, पैरेलल ऑफ किसके, टूल मूव पैरेलल एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेल फीड बोलते हैं। और टूल अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा, देखो किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये देखो वर्कपीस हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका है, टूल मूव कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसका फेसिंग उसको बोलते हैं, क्योंकि उसका फेस पे काम चल रहा है। टूल ऐसे अपवर्ड, वर्कपीस अपवर्ड नीचे ऊपर नीचे, या फिर टूल अपवर्ड, टूल का मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका फेस का ही तो फिनिशिंग चल रहा है, तो इसलिए उसको फेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टी इक्वल डी बाई 2 बाई एफ इन, सिंपल। उसमें क्या था तुम्हारा, जब एक्स पैरेलल, जब तुम्हारा टूल मूव कर रहा था पैरेलल टू द एक्सिस, तो उसमें क्या था तुम्हारा, इफेक्टिव लेंथ लेते, क्योंकि लेंथ फीड कहाँ जा रहा था, लेंथ के अकॉर्डिंग, इसमें फीड कहाँ जा रहा तुम्हारा, डायमीटर के साइड से साइड, तो तुम्हारा टीएम क्या हो जाएगा, डायमीटर, मतलब डायमीटर डी बाई 2 बाई एफ इंटू एन, वही रेडियल स्पीड इसमें बोलते हैं। एक्सेल स्पीड में तुम्हारा वो, जब एक्सिस के रेडियल मतलब क्या होगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर। फिर टेपर टर्निंग क्या होता था, ठीक है, टेपर टर्निंग तुम्हारा क्या होता है, बोथ एक्सिस एंड रेडियल। टेपर टर्निंग क्या होता है तुम्हारा, बोथ एक्सियल एंड रेडियल कंपोनेंट दोनों इसमें मूव करता है, बोथ एक्सियल एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट। ठीक है ना। अब देखो टेपर टर्निंग ये हो गया। अब ऐसे मान लो वी शेप का यहाँ ऐसे मुझे करना, तो टूल क्या करेगा, टूल ऊपर भी जा रहा है और मूव कर रहा है, टूल ऊपर, यहाँ से देखिए ये सीधा नहीं है ना, सीधा होता है अगर यहाँ सीधा होता है टूल एक बार वो ऐसे करता और ऐसे आगे चला जाता, जो कि इस केस में हो रहा था। ये देखो ये तुम्हारा क्या था, एक्सियल था, ये फेसिंग था, तुम्हारा क्या था, ये रेडियल था। अब देखो टेपर्ड करना तो दोनों मूव करेगा, टेपर्ड ये हो गया, तो टूल परपेंडिकुलर ऑफ एक्सिस भी मूव करेगा और पैरेलल टू द एक्सिस से मूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, टेपर्ड बोलेंगे। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, ये एक्स जो होता है ना, एक्स तुम्हारा इसमें जो हम निकालते हैं, एक्स तुम्हारा ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इक्वल टू डी मैक्स माइनस डी मिन बाई 2, मतलब ये डी मैक्स क्या, डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा डायमीटर किसका है, रॉ का है। रॉ मतलब क्या हुआ, जो पहले सिलेंडर का डायमीटर था। ठीक है। अब उसके बाद अगला देखेंगे कि तुम्हारा D2 क्या है। D2 मतलब क्या हो गया कि जो टेपर्ड के बाद क्या है उसको 2, मतलब ये एक्स निकालते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ फॉर्मूला, एक्स का डी मैक्स माइनस डी मिन बाई 2, डी मैक्स मैक्सिमम डायमीटर, डी मिन मिनिमम डायमीटर डिवाइडेड बाई 2,
उसका टेपर्ड एंगल, ये अल्फा, अल्फा क्या बोलते हैं तुम्हारे, टेपर्ड एंगल बोलते हैं। टेपर्ड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा बाई टू इजकल टू डी मैक्स माइनस डी एन बाई टू इंटू एल टी। एल टी तुम्हारा क्या हो गया बेसिकली, टेपर्ड लेंथ। एल टी तुम्हारा हो गया टेपर्ड लेंथ, ठीक है। एल टी तुम्हारा क्या हो गया बेसिकली टेपर्ड लेंथ। देखो यहाँ लिखो अभी कि एल टी क्या, टेपर्ड लेंथ। तो तुम्हारा जब इफ क्या अल्फा टेपर्ड एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, याद रखना, tan अल्फा बाई टू इजकल टू डी मैक्स माइनस डी मिन बाई टू इंटू एल टी। एल टी नथिंग बट ओनली टेपर्ड लेंथ। अब देखो एक और इसका चलता है, वो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड और टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, ये दो मेथड है। वर्कपीस इज नॉट पैरेलल टू द लेथ ऑफसेट एंगल अल्फा बाई टू। मतलब क्या हुआ, जो जैसे कि तुम्हारा लेथ पे जो वर्कपीस लगाया जाता है वो पैरेलल ऑफ जो पैरेलल किसके एक्सेस नहीं होता, किसके एक्सेस, लेथ का एक्सेस। लेथ का जो मूवमेंट है, जैसे लेथ में तुम्हारा क्या हो गया, जैसे यहाँ देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो कि ये हो गया, यहाँ वर्कपीस लगा हुआ है, तो वर्कपीस जनरली ये सीधा ऐसे लगता है, मतलब ये पैरेलल तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा वर्कपीस हो गया, ये टेल स्टॉक हो जाता है, ये हेड स्टॉक होता है, ये चक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा वर्कपीस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल एक्सिस के। लेकिन दूसरा केस में क्या होता है कि जब टेपर्ड होता है, मतलब क्या होगा तुम्हारा कि ये सीधा ना जाके ये यहाँ से थोड़ा सा टेपर्ड है ये वर्कपीस, ठीक है। टेपर्ड है ये वर्कपीस, मतलब क्या होगा, सीधा ना जाके ये ऐसे चला गया वर्कपीस ऐसे, तो इसमें कुछ एंगल बनेगा, वो अल्फा बाई टू होता है, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा ऑफसेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ऑफसेट एंगल बोलते हैं, वही टेपर्ड एंगल इसमें बस उसमें लिख देगा वो ऑफसेट, तो ऑफसेट एंगल हो जाएगा, ऑफसेट नहीं लिखा तो टेपर्ड एंगल हो जाएगा। फीड पैरेलल टू द लेथ एक्सिस, ठीक, ये भी समझ गए। इन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड क्या होता तुम्हारा, इन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड the tail stock is placed at offset such that offset angle is half of the tapered angle required the direction और टूल फीट पैरेलल टू लेंथ, ठीक। अब एल डब्ल्यू क्या होता है, लेंथ होता है वर्कपीस, एक्स तुम्हारा क्या होगा, टेल स्टॉक ऑफसेट हो गया। यहाँ पे क्या साइन अल्फा बाई टू, यानी जब तुम्हें बोलेगा ऑफसेट एंगल निकालेगा, साइन अल्फा बाई टू इसकल टू कितना होता है तुम्हारा एक्स वाई एल डब्ल्यू। एक्स तुम्हारा क्या हो गया, एक्स तुम्हारा हो गया जितना वो क्या टेल स्टॉक ऑफसेट है, मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा है टेल स्टॉक से असली वाला यहाँ होना चाहिए, लेकिन है यहाँ, असली टेल यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ न ओके यहाँ नीचे है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये वाला एक्स हो गया, ठीक है। इतना सा ऑफसेट है बोल देगा, और या फिर निकालना तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो साइन अल्फा बाई टू इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा एक्स वाई एल डब्ल्यू क्या होता है तुम्हारा, एल डब्ल्यू लेंथ तो वर्कपीस पूरा इसमें लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला पार्ट टेपर वाला पार्ट में हम पूरा नहीं ले रहे थे, क्या था टेपर्ड लेंथ सिर्फ ले रहे थे। और एक्स तुम्हारा ऑफसेट कितना हो गया, तो यहाँ से तुम ऑफसेट एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं, स्पीड सिलेक्शन ऑफ गियर। क्या होता है स्पीड सिलेक्शन ऑफ गियर, स्पीड सिलेक्शन गियर, हाँ चलो स्पीड सिलेक्शन भी तो गियर में ही होता है ना बेसिकली। तो स्पीड सिलेक्शन क्या होता है, देखो इन गियर बॉक्स द स्पीड आर अरेंज्ड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वाइड रेंज ऑफ स्पीड सिलेक्शन। गियर में क्या करते हैं हम, स्पीड के तो वेरी कराते हैं ना, कि आरपीएम चेंज करते हैं उसको गियर में, कि अगर फर्स्ट गियर है तो आरपीएम उसका कम रहेगा, सेकंड में ज़्यादा, थर्ड में और ज़्यादा, ओवरड्राइव में सबसे ज़्यादा, तो इसी को बोलते हैं स्पीड सिलेक्शन। तो स्पीड सिलेक्शन जो होता है वो किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ये आ चुके हैं क्वेश्चन कि बताइए स्पीड सिलेक्शन जो होता है गियर वो कौन सा प्रोग्रेशन करता है, एपी जीपी या फिर एचपी। तो तुम्हारा जीपी क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है सिंपल, एन मैक्स बाई एन मिन क्या होता है, एन मैक्स इसकल टू क्या सिंपल लिखना है, एन मैक्स बाई एन मिन आर के पावर एन माइनस वन, ठीक है। आर क्या होता है तुम्हारा रेशियो होता है किसके बीच का, टू जो निकालना है, टू कंजुकेटिव नंबर ऑफ जो तुम्हारा दिया हुआ है, क्या नंबर जो तुम्हारा किसका दिया हुआ रहेगा, उसमें कोई दो कंजुकेटिव नंबर दिया रहेगा उसको हम आर बोलेंगे, ठीक है। टू कंजुकेटिव नंबर आर दिया, ठीक है। एन मैक्स वाला क्या होता है, एन मिन टू द एन मिन इंटू आर के पावर एन माइनस वन, ठीक है। एन तुम्हारा हो गया, ये एन का वैल्यू तुम्हारा दिया हो रहा है कि नंबर ऑफ स्पीड क्या है ये, ठीक है। ये भी पूछेगा तुम्हारा कि स्पीड रेंज रेशियो क्या होता है, सिंपल एन मैक्स बाई एन मिन, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाई मैक्सिमम रिवॉल्यूशन बाई मिनिमम रिवॉल्यूशन, क्या होता है स्पीड रेंज रेशियो तुम्हारा होता है। या फिर ये भी होता है एन मैक्स बाई एन वी मैक्स बाई वी मिन इंटू डी मैक्स बाई डी मिन, यही फॉर्मूला होता है। मतलब स्पीड रेंज रेशियो क्या होता है तुम्हारा, एन मैक्स बाई एन मिन इक्वल टू वी मैक्स बाई वी मिन इंटू मैक्सिमम डायमीटर बाई मिनिमम डायमीटर, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है।
इसमें 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सिंपल डायरेक्ट पूछेगा कि आर का वैल्यू तुम्हारा दे रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का दे देगा, तुम्हारा आर हो जाएगा। एन मैक्स बराबर मैक्सिमम आरपीएम है, एन मिन मीडियम आरपीएम, एन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नंबर पर स्पीड की दिया रहेगा। तो सिंपल एन मैक्स बाई एन मैक्स बराबर क्या होता है, एन मिन इंटू आर के पावर एन माइनस 1। ठीक, स्पीड रेंज रेशियो पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, एन मैक्स बाई एन मिन तुम्हारा क्या होता है, स्पीड रेंज रेशियो। और एक और इसका होता है क्या होता है, वी मैक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वी मैक्स बाई वी मिन इंटू डी मैक्स बाई डी मिन, मतलब जो मैक्सिमल पार्ट है वो ऊपर रहेगा स्पीड रेंज रेशियो में, याद रखना, क्योंकि वो एक से ज़्यादा रखना है। और स्पीड सिलेक्शन वाले में जिसमें एन मैक्स बाई एन मिन ये स्पीड रेंज रेशियो आर का वैल्यू जब निकालते हैं, कॉमन रेशियो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो तुम्हारा इस बार जिसमें आर आ गया उसमें क्या होता है, एन मैक्स इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये सब गियर में यूज होता है। अब टूल सेटिंग एरर, टूल सेटिंग एरर मतलब क्या हो गया, टूल हम सेट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो एरर आइडियल तो होता नहीं कि मान लो ये वर्क पीस है, यहाँ से मेरा टूल टच करेगा स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियस सी बात कुछ एरर कुछ टाइम बाद ये यहाँ ना जाके कहीं और चला जाएगा, क्योंकि टीयर एंड वियर होता है। तो आइडियल कंडीशन तो ये होना चाहिए कि हमेशा वहीं टूल क्या रहना चाहिए, इसी पॉइंट पे टच रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारा रीज़न है कंडीशन के कारण या फिर टूल वियर के कारण, ये क्या होता है यहाँ के बजाय यहाँ टच होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा टूल सेटिंग एरर वो सब होता है। तो सिर्फ टूल सेटिंग एरर जो उसमें आइडियल कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है, थीटा का वैल्यू 0 मतलब एरर 0 होता है। अल्फ़ा इफेक्टिव मतलब जो एंगल होता है, कौन सा एंगल, अभी मैंने तुम बताया था, तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा जो तुम्हारा एंगल हो गया, अल्फ़ा मैंने बताया था ना कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा तुम्हारा जो एंगल हो गया ये, ठीक है, थीटा तुम्हारा क्या हो गया, एरर एंगल हो गया, मतलब कितना का एरर आ रहा है। तो आइडियल कंडीशन तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि आइडियल है तो उसमें थीटा 0 हो जाएगा। और अल्फ़ा एक्चुअल अल्फ़ा इफेक्टिव होता है, मतलब जो अल्फ़ा एक्चुअल जो अभी आ रहा है, मतलब जो एंगल अभी आ रहा है टच करने पे टूल और वर्कपीस के बीच का, वही एंगल इफेक्टिव हो जाए, मतलब वही होना भी चाहिए। तो इसमें अल्फ़ा इफेक्टिव और अल्फ़ा एक्चुअल दोनों सेम होता है। अल्फ़ा एक्चुअल तुम्हारा देखो लिखा हुआ है, अल्फ़ा एक्चुअल रेक एंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, सी इफेक्टिव और क्लियरेंस और इफेक्टिव बोलते हैं, सी एक्चुअल क्लियरेंस एक्चुअल बोलते हैं, अल्फ़ा एक्चुअल क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेक एंगल होता है। ये तुम अब देखो टूल ऑफसेट, अब मान लो कि किसी की रीजन बस टूल चलो मैंने ये हमने निकाल लिया कि ये टूल यहाँ के बजाय अगर थोड़ा ऊपर करके कर लेंगे, टूल को ऑफसेट ऊपर कर देंगे, तो वो कंडीशन क्या होगा कि तुम्हारा टूल बियर ये उसमें मैनेज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इफेक्टिव तुम्हारा चेंज हो जाता है। अल्फ़ा क्या था तुम्हारा, इफेक्टिव रेक एंगल होता था, तो उसमें जो अल्फ़ा इफेक्टिव ऊपर कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, ऊपर कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा वर्क पीस है, ये तुम्हारा टूल है, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, पहले क्लियरेंस इतना था, तुम समझ नहीं पा रहे हो जी। देखो ये तुम्हारा वर्क पीस है, ये तुम्हारा आइडियल कंडीशन है टूल का, ठीक है, टूल का, ठीक है। तो इसमें जो ये किस में है तुम्हारा, टूल को जब टूल ऑफसेट एबव, तो इसमें तुम्हारा कंडीशन क्या है, जब ये टूल ऊपर की ओर जा रहा है, ये तो टूल ऊपर चला जाएगा। तो कल कहाँ रह गया था, कल तुम्हारा कुछ बीच में टेक्निकल एरर के कारण चेंज हो गया था, ठीक है। तो आज मैं ये पूरा कर देता हूँ तुम्हारा, क्या टूल सेटिंग एरर कर रहे थे ना, तो टूल ऑफसेट की बात कर रहे थे। टूल ऑफसेट में मैं तुम्हें समझा रहा था कि क्या होता है ये। देखो ये तुम्हारा वर्क पीस है, ठीक है, ये टूल है, ये टूल है, यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये गया ऊपर, ये हुआ नीचे, तो ये ऊपर जाएगा। तो अल्फ़ा इफेक्टिव क्या होगा, रेक एंगल इफेक्टिव क्या होता है, अल्फ़ा इफेक्टिव जो हम लेंगे तो अल्फ़ा एक्चुअल जो होना चाहिए प्लस जो थीटा, मतलब कुछ एंगल हम देते हैं तो ऐड होता है एंगल, लेकिन जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस जो इफेक्टिव जो लेंगे तो क्लियरेंस इफेक्टिव तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो जो क्लियरेंस एक्चुअल है माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये कर्व ऊपर की ओर जाएगा, तो पहले इतना जगह था, अब ये टूल मान लो कि ऊपर कर लिए, यहाँ पर कर लिए कहीं टूल, यहाँ पे टूल कर लिए, तो ये वाला पोर्शन तो घट गया ना, ये क्लियरेंस, तो क्लियरेंस घट जाता है, ध्यान रखना इस बात को। जब टूल ऑफसेट हम एबव करते हैं, जब भी हम टूल ऑफसेट एबव करते हैं तो तुम्हारा क्या होता है कि अल्फ़ा इफेक्टिव में थीटा ऐड हो जाता है, जो और क्लियरेंस में घट जाता है एक्स तुम्हारा, और ठीक है, और साइन थीटा बराबर एक्स बराबर आर, साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा एक्स बाई आर इसमें हो जाएगा। अगर तुम्हें दिया हुआ रहेगा कि एक्स रेडियस दिया, एक्स मतलब क्या कितना डिस्टेंस लेके वो जा रहा है, वो बेसिकली होता है,
तो साइन थीटा क्या होता है इसमें एक्स बाई आर। 2-3 बार रिवीजन करोगे और ध्यान से तुम्हें समझ आया कि ये नहीं कहीं साइन अल्फा बाई 2 की जगह एक्स करता है, ऐसा नहीं। साइन अल्फा बाई 2 अलग चीज़ है, ये थीटा ये एरर वाला है, सेटलिंग एरर वाला। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ वर्क पीस हो गया। एक्स तुम्हारा टूल ऑफसेट, कितना ऑफसेट हो रहा है, हमेशा इनपुट करना। वही टूल ऑफसेट बिलो, टूल पहले यहाँ होना चाहिए लेकिन हम उसको नीचे करें तो क्या हो जाए, अल्फ़ा जो इफेक्टिव आएगा, मतलब रेक एंगल इफेक्टिव जो आएगा वो अल्फ़ा आएगा, रेक एंगल एक्चुअल में माइनस हो जाएगा जितना एंगल आ रहा है, और क्लियरेंस भी तुम्हारा वही ऐड हो जाएगा उसमें। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा निकालने का ये फार्मूला होता है एक्स बाई आर। एक्स मतलब तुम्हारा क्या हो गया, टूल ऑफसेट हो गया, और आर तुम्हारा रेडियस ऑफ द वर्क पीस हो गया। तो आगे बात करते हैं। देखो टर्निंग और बोरिंग, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्निंग एंड बोरिंग आर अपोजिट, टर्निंग एंड बोरिंग आर अपोजिट टू ईच अदर, वन ऑफ द एक्सटर्नल मशीनिंग एंड अदर इंटरनल। टर्निंग क्या होता है तुम्हारा बाहर की ओर करते हैं, क्या होता है तुम्हारा ये अपोजिट, और बोरिंग क्या होता है तुम्हारा इंटरनल होता है। बोरिंग का मतलब होल को बड़ा करना, तो इंटरनल दोनों अपोजिट, अलग अपोजिट सीधा होता है एक दूसरे का। अब देखो अब मटेरियल तो रिमूव हो रहा है, जब मशीनिंग या बोरिंग कर रहे हैं, कुछ भी मशीनिंग चल रहा है तो मटेरियल तो रिमूव होगा। अब उसका फार्मूला याद करना है, सिंपल, एफ डी वी इंटू 1000, 2 फार्मूला होता है, पूछेगा दे देगा सब कुछ एम आर निकालने के लिए। एफ डी वी, एफ तुम्हारा क्या होगा, फीड एम में रखेंगे, डायमीटर एम में रखेंगे, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, अगर ये मीटर में तो यूनिट सब एक करना, अगर ये वेलोसिटी मीटर पर मिनट में है तो सबको मीटर में तुम करना होगा, अगर ये नहीं है तो नहीं करना होगा। तो सिंपल है तुम्हारा। और एक और फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 इंटू डी आई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इंटू एफ इंटू एन। एफ इंटू एन क्या पहले मैं बता चुका हूँ तुम्हें क्या होता है कि फीड एक्सेल फीड वेलोसिटी होता है, नहीं तो ये फीड हो गया, आरपीएम हो गया, नहीं तो ये पूरा को एक्सेल फीड बोलते हैं अगर सिलेंडर टर्निंग है तो। एफ डी भी तुम्हारा हो गया, डी आई तुम्हारा क्या होगा इनिशियल डायमीटर, डी एफ तुम्हारा क्या हो गया मटेरियल रिमूव के बाद क्या उसका डायमीटर आ रहा है वो तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम देख लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अ सिलेंडर स्पेसिमेन ऑफ डायमीटर 10 mm इज रिड्यूस टू 9 mm, मतलब 1 mm रिड्यूस करना है यूजिंग डेप्थ ऑफ कट, डी तुम्हारा दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट 0.5, ये सॉरी ये गलत यहाँ हो गया था, माय मिस्टेक। स्मॉल डायमीटर डेप्थ होता है कितना, टूल डेप्थ जा रहा है, डेप्थ ऑफ कट स्मॉल डी, कैपिटल डी तुम्हारा डायमीटर होता है। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ द टूल यू वांट 75 mm पर मिनट, यहाँ mm में है, देन एम आर मीटर क्यूब पर मिनट इज क्लोजेस्ट टू, मतलब एम आर क्या होगा निकालना है, ऐसे सीधा बदलेगा। एम आर फॉर्मूला क्या, हम 2 फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था, एक होता है तुम्हारा एफ डी वी इंटू 1000, दूसरा तुम्हारा क्या होता है पाई बाई 4 इंटू डी ए स्क्वायर माइनस क्या होता है तुम्हारा क्या होता है डी एफ स्क्वायर। डी आई नथिंग बट इनिशियल डायमीटर, डी एफ तुम्हारा क्या हो गया फाइनल डायमीटर, एम आर तुम्हारा क्या होगा पाई बाई 4 इंटू डी आई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इंटू एफ इंटू एन। ठीक है, अब आगे देखो एम आर आर एफ डी वी इंटू 1000, 2 फार्मूला मैंने तुम्हें बताया, ये भी हो सकता है, देख लेना उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर डायमीटर 2 दिया तो ये फार्मूला लगा देना है पाई बाई 4 डी आई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इंटू एफ एन। अगर एक डायमीटर दिया, ये डेप्थ ऑफ कट तुम्हारा दिया हुआ तो ये वाला हो जाएगा एफ डी वी इंटू 1000, सिंपल। अब देखो थ्रेड चेसिंग, थ्रेड चेसिंग क्या होता है, मतलब थ्रेड चेस करना, थ्रेड बनाना। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग अ सिंगल पॉइंट टूल और यूजिंग ए फॉर्म टूल। फॉर्म टूल क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये फॉर्म टूल याद रखना। देखो फॉर्म टूल इट इज़ ए प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड को हम बनाते हैं, ये हेल्प के या तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से या फिर फॉर्म टूल से। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ थ्रेड। थ्रेड चेसिंग क्या होता है तुम्हें, हाई क्वालिटी ऑफ थ्रेड सबसे ज़्यादा किसमें थ्रेड चेसिंग बनता है। दोज लेथ यूजिंग विच आर टू प्रोड्यूस दिस थ्रेड कॉल्ड स्विस ऑटोमेट लेथ। इंपॉर्टेंट थ्रेड चेसिंग क्या होता है तुम समझ गया कि हम एक्सटर्नल कट करते हैं थ्रेड को विद द हेल्प सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या फॉर्म टूल से। फॉर्म टूल का यूज़ कहाँ करते हैं, इसमें और बन गया तुम्हारा किस थ्रेड चेसिंग में, दो जो इसमें सबसे हाई क्वालिटी का किस में बनता है, इसी में तुम्हारा बनता है। ठीक है, किस में थ्रेड चेसिंग में सबसे हाई क्वालिटी का थ्रेड बनता है। और जो लेथ यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, स्विस ऑटोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विस ऑटोमेट, याद रखना। दीज अरेंजमेंट विल सिमिलर एज द टर्निंग प्रोसेस। इसका जो अरेंजमेंट होता है थ्रेड चेसिंग का वो किसके लगभग होता है, बराबर किसके सिमिलर होता है तुम्हारा टर्निंग प्रोसेस के। टीएम इजकल टू एम, ये मैंने तुम्हें पहले बता चुका, फॉर्मूला यही है, बस वैल्यू चेंज है। इफेक्टिव फीड हो गया तुम्हारा, सिंगल फीड डबल फीड ट्रिपल फीड, जितना फीड देंगे वो फीड तुम्हारा होता चला जाएगा। ठीक है, और कुछ देख लो, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बस बेसिक पूछेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ये सब जो डीप में गया हुआ है ये सब गेट के लिए है, तो तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो
टी एम इजकल टू एल बाई एल ई इफेक्टिव लेंथ बाई एफ इंटू एन एक्सेल फीड हो गया इन टर्म किस में, जब तुम्हारा क्या होता है, हाँ ठीक है। अब आगे देखो, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस दो मटेरियल हुज डायरेक्टली मोर, मतलब कोल्ड वर्किंग हम उस मटेरियल क्या करते हैं, इसी में नोट है कुछ कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। कोल्ड वर्किंग उस प्रोसेस क्या करते हैं जिसका कि डक्टिलिटी ज़्यादा होता है क्यों, क्योंकि कोल्ड वर्किंग के बाद क्या होता है उसका डक्टिलिटी कम हो जाता है। ड्यू टू कोल्ड वर्किंग डक्टिलिटी डिक्रीज, जो कि हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ज़्यादा मुलायम तो नहीं चाहिए ना, और हार्डनेस बढ़ जाता है। अब अगला है क्या तुम्हारा थ्रेड बनने का, थ्रेड रोलिंग भी है उसके थ्रू बनता है, जिसमें तुम्हारा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस आता है। थ्रेड रोलिंग एकदम याद रखना सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड किसके लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ब्रिटल सिर्फ और सिर्फ डक्टाइल मटेरियल में ही हम थ्रेड रोलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं तो बताया भी था कि कोल्ड वर्किंग कब करते हैं, ओनली किसके लिए, कोल्ड वर्किंग हम कब करते हैं, इसलिए डक्टाइल के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना तुम कि क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड की सबसे अगर अच्छा थ्रेड तुम्हें चाहिए तो किसमें मिलता है, तुम्हारा थ्रेड रोलिंग में मिलता है। डिफॉर्मेशन होता है, दो मटेरियल विच हैव डक्टिलिटी यूज हॉट वर्किंग, जिसका डक्टिलिटी कम होता है तो हम हॉट वर्किंग यूज़ करते हैं। ब्रोचिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ब्रोचिंग क्या होता है, ब्रोचिंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मशीनिंग डन, ब्रोचिंग में तुम्हारा बाहर और अंदर दोनों मशीन होता है। इनलार्जिंग द सर्कुलर होल और नॉन सर्कुलर होल, मतलब जो सर्कुलर होल है या तो उसको बड़ा करना है या फिर क्या करना है, जो नॉन सर्कुलर होल है, नॉन सर्कुलर भी होल हो सकता है, उसको उनको बड़ा करना है। तो ये दोनों तरफ होता है। जैसे जो तुम्हारा देखते हो कट गियर के तुम्हारा काटने में, गियर का तीस को काटने में ब्रोचिंग यूज होता है। फिर क्या होता है लिस्ट कटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा, अगर किसका स्पीड सबसे कम होता है तो किसका होता है, तुम्हारा ब्रोचिंग का। फिर कट की वेज, जो तुम्हारा एग्जाम्पल देख लो, फ्लाई व्हील जो लगता है उसके लिए की लगाते हैं, तो जो वेज बनता है उसका किससे, ब्रोचिंग के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। ब्रोच टीथ में तीन टाइप का होता है, एक रफ टीथ होता है जिसमें मटेरियल तुम्हारा रिमूव होता है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, रफ मटेरियल रिमूव किस में होता है, कौन से ब्रोच टीथ में, तो तुम रफ बोलो, सेमी में तुम्हारा मटेरियल रिमूव लेकिन कम होता है। सबसे ज़्यादा ये पूछता है फिनिशिंग टीथ में आपका मटेरियल रिमूव होता है या नहीं होता है, तो याद रखना फिनिशिंग टीथ में मटेरियल बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है, स्ट्रिक्टली रिमूविंग द सरफेस फिनिश, क्या करता है सरफेस को फिनिश करता है, ये मटेरियल रिमूव नहीं करता है ब्रो इसमें फिनिशिंग टीथ में। तो याद रखना ब्रोच टीथ तीन टाइप का होता है, रफ, सेमी रफ और फिनिशिंग टीथ। तो रफ में क्या होता है मटेरियल सबसे ज़्यादा रिमूव होता है, सेमी फिनिश टीथ में तुम्हारा कम होता है, फिनिशिंग टीथ में बिल्कुल ही नहीं होता, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब देखो इसमें जो फार्मूला होता है मशीनिंग टाइम का LE/V होता है, V जो LE/V होता है, V किस में रखते हैं तुम्हारा मीटर पर मिनट में लगते हैं, और सब जगह LE/FN होता था, इसमें याद रखना LE/V होता है। V तुम्हारा क्या होता है मीटर पर मिनट में लगता है, ठीक है, इसमें इतना तुम समझ गए, ठीक है। और इफेक्टिव लेंथ, इसमें V तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें इफेक्टिव लेंथ निकालने का N × P होता है। N क्या होता है तुम्हारा, देखो N नंबर ऑफ टीथ हो गया, कितना टीथ है ब्रोच जिससे कर रहे हैं उसमें टीथ कितना है, P तुम्हारा क्या हो गया, पास, कितना पास जा रहा है, समझ गए ना, तुम्हारा कितना तुम्हारा पिच वैल्यू है, मतलब पिच वैल्यू। इसमें क्या है मशीनिंग टाइम का टी इक्वल टू LE/V होता है, जिसमें V तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, इसमें LE तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि निकालना इसका थोड़ा मुश्किल है। LE का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा N × P, N क्या होता है तुम्हारा, N कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ टीथ होता है, और P तुम्हारा हो गया पिच कितना है तुम्हारा, ठीक है, दिया हुआ रहेगा, तो तुम वैल्यू निकाल लोगे वहाँ से, आराम से आ जाएगा तुम्हारा। अगर N तुम्हें नहीं दिया हो तो N को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि D/H करके D तुम्हारा क्या होगा डेप्थ ऑफ कट, H तुम्हारा वो हाइट दिया हुआ रहेगा, इतना डेप्थ मिल जाएगा। बहुत पता क्या पूछेगा तुमसे इफेक्टिव लेंथ निकालने के, तो बहुत आसान है। TM इक्वल टू मशीन टाइम क्या होता है LE/V, ठीक है, LE निकालना, LE NP होता है, LE इफेक्टिव लेंथ NP होता है तुम्हारा, ठीक है, ये L होता है, और जो अलाउंस होगा इसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे तो LE निकल जाएगा इफेक्टिव लेंथ। जो जैसे पहले हम निकाल रहे थे कि LE इफेक्टिव लेंथ कैसे निकाल रहे थे, जो लेंथ दिया वो प्लस अलाउंस ऐड करते थे, तो इसमें जो L निकालते हैं वो क्या N × P, N तुम्हारा क्या होता है नंबर ऑफ टीथ कितना है, P तुम्हारा पिच, दोनों मल्टीप्लाई करो तो L आ जाएगा, अलाउंस को ऐड कर दो LE निकल के आ जाएगा, बहुत आसान है तुम्हारा। अब एक और यहाँ पूछा हुआ था, एक बार ये आया क्वेश्चन, कटिंग लेंथ जो ब्रोचिंग करते हैं तो उसमें तीन टाइप का होता है, रफिंग लेंथ, सेमी रफिंग लेंथ और ये फिनिशिंग लेंथ। क्यों, क्योंकि तीन मैं तो पहले बता चुका हूँ कि ब्रोच टीथ तीन टाइप का होता है, एक रफिंग टीथ, सेमी रफ और फिनिशिंग वाला, उस तरह लेंथ भी इसमें तीन टाइप का होता है, रफिंग लेंथ, सेमी रफिंग लेंथ और ये तीसरा तुम्हारा क्या हो गया
एफ क्या होता है तुम्हारा फिनिशिंग लेंथ, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टीथ क्या होता है, तो एन आर किसका किसका बड़ा होता है, एन नंबर ऑफ टीथ सबसे ज़्यादा किस में होता है, रफिंग में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा उसके बाद सिमी में, उसके बाद ये तुम्हारा फिनिशिंग में। समझ गए ना, ये सब चीज़ याद रखना, बेसिक बेसिक है, इसी से तुमसे क्वेश्चन करेगा। अब आगे मैं शेपिंग तुम्हें बता रहा हूँ। तो शेपिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सब जो बताओ तुम क्वेश्चन करना स्टेट लेवल का या फिर SJE का, तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसका गारंटी दे रहा हूँ। शेपिंग थी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। शेपिंग तुम्हारा क्या होता है, इसमें हम हमेशा क्या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करते हैं। ये पूछता है, आया हुआ है कि शेपिंग में कौन सा टूल यूज होता है, शेपिंग में तुम्हारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। एस फॉर शेपिंग, एस फॉर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। It is a process in which a layer of material is removed from the surface of workpiece using a single point reciprocating tool। देखो शेपिंग क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से यूज़ करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग टूल से यूज़ करते हैं। इसमें टूल रेसिप्रोकेट करता है, रोटेट नहीं करता, रेसिप्रोकेट करता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है वेयर एज द फीड इज प्रोवाइड टू द वर्क पीस। यह आया हुआ किस फीड, किस में कौन सा प्रोसेस में हम वर्क पीस को हम फीड देते हैं, तो किस में देते हैं, शेपिंग में हम वर्क पीस को फीड देते हैं। टूल को फीड नहीं देते, वर्क पीस को ही हम फीड देते हैं, किसमें, शेपिंग में। इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक मटेरियल विल बी रिमूव। फॉरवर्ड स्ट्रोक में दो स्ट्रोक होता है, दो स्ट्रोक होता है। टूल यहाँ देख लो डायग्राम में, टूल एक बार ऐसे जाएगा, फिर अपना पोजीशन लेने के लिए पीछे जाएगा, तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया। अपना पोजीशन लेने के लिए पीछे जा रहा, तो ये बैकवर्ड स्ट्रोक हो गया। तो वही बोल रहा है ये, इन द फॉरवर्ड स्ट्रोक मटेरियल रिमूव। फॉरवर्ड स्ट्रोक में तुम्हारा मटेरियल रिमूव होता है, और तुम्हारा रिटर्न स्ट्रोक में तुम्हारा क्या, तो मटेरियल रिमूव नहीं होता है। तो क्या होता है, नहीं अगर मटेरियल रिमूव तो क्या होगा, तो होगा तुम्हारा कि रिटर्न स्ट्रोक ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल स्टेट, क्योंकि वो उसमें टूल सेटिंग होता है। फीड इज प्रोवाइडेड वर्कपीस लैटरल। समझ गए, फीड तो इसमें प्रोवाइड होता है, लैटरल होता है। मतलब क्या हो लैटरल, ये तुम्हारा वर्कपीस है अगर, तो ये एक्सेस है तो इसके परपेंडिकुलर में टूल मूव करेगा, ये ऐसे किसमें, शेपिंग में। लेकिन स्ट्रोक तुम्हारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो स्ट्रोक क्या हो गया, स्ट्रोक क्या होगा, मतलब फोर्स लगाना, लेकिन फोर्स जो लग रहा है मटेरियल रिमूव के लिए वो तुम्हारा किस में लगता है, लॉन्गिट्यूडनल में लगता है। देखो कंप्लीट स्ट्रोक तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रोक इसको बोलते हैं, और डबल स्ट्रोक भी बोलते हैं। एक डबल स्ट्रोक उसमें दो होता है, एक कंप्लीट स्ट्रोक में एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, एक रिटर्न स्ट्रोक। ये मैंने तुम्हें बताया है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में तुम्हारा मटेरियल रिमूव होता है, लेकिन तुम्हारा रिटर्न स्ट्रोक में तुम्हारा क्या नहीं होता है, मटेरियल रिमूव नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, आइडियल स्ट्रोक होता है। मतलब क्या होता है, टूल सेट करते हैं अपने आप को। ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक टूल टेक फीड कॉल्ड लैटरल फीड। समझ गए ना, टूल सेट मतलब क्या होगा, उसको कितना फीड लेता है। तो फीड तो कौन सा फीड उसको बोलते हैं, तुम्हारा उसको बोलते हैं लैटरल फीड। अगला तुम्हारा हो गया फीड प्रोवाइड टू द वर्कपीस ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, मैंने तुम्हें बता चुका हूँ। फिर ये क्या हो गया, रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ टूल इज ड्यू टू क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ये भी याद रखना, जो टूल तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग जो एक्शन होता है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग जो एक्शन होता है उसमें तुम्हारा क्या होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के कारण होता है। टूल जो रेसिप्रोकेट करता है क्या करता है तुम्हारा, हाँ। तो इसमें मैं तुम्हें बता रहा था कि इसमें एक और कुछ पूछता है, तो इसमें ये पूछता है कि आप बताइए जो शेपिंग हो रहा है, शेपिंग में आपका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो इट्स सिंपल, एल इंटू एन 1+λ/1000। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी निकालने का एल इंटू एन, एन तुम्हारा लेंथ हो गया, एन तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रोक पर मिनट में आता है, वो हो गया 1+λ/1000। लैम्डा क्या होता है तुम्हारा, लैम्डा तुम्हारा ये लैम्डा तुम्हारा क्या हो गया, जो रेशियो आ रहा है तुम्हारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड का स्ट्रोक का, वही तुम्हारा लैम्डा होता है। तो ऊपर बैकवर्ड स्ट्रोक डिवाइडेड बाय बैकवर्ड स्ट्रोक का टाइम कर लेंगे, और फॉरवर्ड का लैम्डा हमेशा एक से छोटा होगा, याद रखना। डिवाइड कर लेंगे तो तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू एक और फॉर्मूला कि वेलोसिटी बताइए आप शेपिंग में क्या होता है, तो सिंपल एल इंटू एन इंटू 1+λ डिवाइड बाई 1000। ठीक है, और तुम्हें पता है एन क्या, स्ट्रोक पर मिनट में लिखते हैं, याद रखना, स्ट्रोक पर मिनट में ध्यान देता है ये तुम्हारा। अब देखो यहाँ से तुम RPM का रैंक कैसे निकाल सकते हो, बस ये एन का वैल्यू तुम निकाल सकते हो बस शिफ्ट करके। MRR क्या होता है, FDV/LN। इसमें MRR क्या होता है, MRR पहले तुम्हें बताया होता क्या था, पहले भी तो MRR था, क्या था, π/4 × d इनिशियल डायमीटर फाइनल डायमीटर करके एक और था तुम्हारा F × एंड वाला। इसमें भी MRR तुम्हारा F × LN, तुम्हारा F तुम्हारा क्या होगा, फीड हो गया, D तुम्हारा क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट हो गया, L तुम्हारा क्या होगा, लेंथ हो गया, N तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रिवॉल्यूशन हो गया। तुम क्या करोगे, सिंपल, अब देखो नोटेशन मतलब क्या होगा, किसका यूनिट, ये फीड का क्या होता है, mm पर स्ट्रोक,
डेप्थ ऑफ कट एम में देते हैं, लेंथ तुम्हारा एम है, एन तुम्हारा स्टॉक पर मिनट में आएगा। इसमें देखो स्टॉक छोटी खर्च जाएगा तो क्या यूनिट आएगा, mm³ पर मिनट में। ऐसे करके तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो इसमें दो है बेसिकली, एक तुम्हारा शेपिंग है, ठीक है, एक तुम्हारा क्या था, शेपिंग था, तो शेपिंग में ही तुम्हारा, और एक तुम्हारा प्लेनर था। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ शेपिंग पूरा क्या होता है। तो यहाँ देखो शेपर स्मॉल फ्लैट वर्कपीस होता है, टूल रेसिप्रोकेट करता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल फ्लैट वर्कपीस और टूल इसमें रेसिप्रोकेट करता है, वर्कपीस ऑप्टेन फीड, मतलब टूल रेसिप्रोकेट करेगा और वर्कपीस इसमें फीड करेगा, प्लेनर। लेकिन प्लेनर में क्या होता है, टूल ऑप्टेन फीड। शेपर में क्या हो रहा था, टूल तुम्हारा क्या कर रहा था, रेसिप्रोकेट कर रहा था, और तुम्हारा वर्कपीस क्या था, फीड ले रहा था। इसमें नहीं, इसमें क्योंकि प्लेनर बड़े प्रोडक्ट के लिए करते हैं, बड़े मटेरियल के लिए, तो टूल ऑप्टेन फीड, इसमें टूल फीड करता है, वर्कपीस तुम्हारा रेसिप्रोकेट करता है। लार्ज फ्लैट वर्कपीस के लिए यूज होता है, हैवी एंड मोर रिजिड देन द शेपर, एबल टू विदस्टैंड हैवी वाइब्रेशन। समझ गया ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या हुआ, प्लेनर में टूल फीड लेता है, वर्कपीस तुम्हारा रेसिप्रोकेट इसमें करता है, लार्ज फ्लैट वर्कपीस के लिए यूज होता है हमारा। हैवी मशीन, हैवी तुम्हारा होता है, रिजिड होता है, इस हैवी के कारण इसमें तुम्हारा क्या होता है कि ये तुम्हारा ज़्यादा वाइब्रेशन बियर कर सकता है। और जो वर्टिकल शेपर होता है उसी को बोलते हैं हम स्लॉटर, वर्टिकल शेपर को हम क्या बोलते हैं, स्लॉटर। तो अगला नेक्स्ट है तुम्हारा कंपेरिजन विद हाइड्रोलिक मशीन शेपर एंड मैकेनिकल शेपर। ये आप पूछा हुआ क्वेश्चन और ये आता भी है कि आप डिफरेंस बताइए मैकेनिकल शेपर, हाइड्रोलिक मशीन शेपर और तुम्हारा मैकेनिकल शेपर में क्या अंतर है। हाइड्रोलिक बेसिकली क्या है, तुम्हारा मॉडिफाइड है। अब देखो मैकेनिकल शेपर ये लिख लो रिवर्स। अब इसका डायग्राम, ये फीड हो गया, सॉरी ये वेलोसिटी हो गया, इसमें वेलोसिटी वाई पे लिखे हैं, एक्स पे तुम्हारा क्या है, ये इसका मूवमेंट फीड जा रहा है। अब देखो जब हम बात करते हैं मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में क्या होता है, फीड तुम्हारा दिए, फीड तुम्हारा पड़ गया, उसका रिटर्निंग स्टॉक बड़ा होता है। मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली बढ़ता 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 फिर ग्रेजुअली घटता है, यहाँ भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली घटता है। अचानक से तो हम मैकेनिकल को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मतलब ग्रेजुअली होता है। लेकिन मैं हाइड्रोलिक पे मेरा पूरा कंट्रोल होता है, उसमें क्या होता है, सडनली बढ़ाते हैं, फिर सडनली तुम्हारा स्टॉक लगाते हैं, स्टॉक कांस्टेंट होता है स्टॉक, फिर वही सडनली घटता है, रिवर्स स्टॉक तुम्हारा इसमें कांस्टेंट तो वेरिएबल होता है। देखो क्या, इन हाइड्रोलिक शेपर द स्पीड रिमेन कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्टॉक। दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोलिक शेपर में, देखो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ स्टॉक, लेंथ ऑफ स्टॉक में तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है। इन द मैकेनिकल शेपर स्पीड इज मैक्सिमम एट द मिड स्टेज ऑफ द स्टॉक। इसमें देखो स्टॉक यहाँ जा रहा है अगर, तो यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमम से फिर घटना, यहाँ से बढ़ रहा फिर यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर घटना शुरू हो गया। मतलब किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, मतलब बीच में तुम्हारा कहीं मैक्सिमम स्पीड होता है। स्टॉपिंग अलाउंस विल मोर इन मैकेनिकल शेपर। कैसे, मेरा तो यहाँ काम हो गया कि मेरा इतना ही काम था कि मेरा स्टॉक लग गया, अब इसको रोकना है, तो रोकना अचानक से इसमें नहीं रुकता, इसमें आपका जो अलाउंस ज़्यादा जाता है, ज़्यादा लेता है और ये धीरे धीरे रुकता है, ठीक है। उसके बाद वेयर अलाउंस इज लेस इन हाइड्रोलिक शेपर, सडनली इसमें देखो ड्रॉप आया है, सडनली ड्रॉप आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अचानक से रोक सकते हैं। हाइड्रोलिक शेपर क्या तुम्हारा होता है, हाइड्रोलिक शेपर क्या होता है तुम्हारा, हाइड्रोलिक शेपर कंपेयर करते हैं, मतलब क्या होता है हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, हाइड्रोलिक शेपर तुम्हारा क्या ऑयल टैंक रखता है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसमें यूज होता है, क्या क्या यूज होता है वो पूछ रहा है। हाइड्रोलिक शेपर क्या होता है तुम्हारा ऑयल टैंक रखता है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इसमें यूज होता है, विच इन्वॉल्व हैवी सिस्टम इनफ टू विदस्टैंड चैटर साउंड वाइब्रेशन। मतलब तुम्हारा क्या होता है कि हाइड्रोलिक शेपर में ऑयल टैंक यूज होता है। क्यों ऑयल टैंक यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक यूज हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, चैटर साउंड या फिर जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसका वेट बढ़ गया। मैकेनिकल शेपर इज सिंपल कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक मैकेनिकल शेपर तो सिंपल होता है, लेकिन क्या होता है ये तुम्हारा हाइड्रोलिक कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें पंप आ गया, ऑयल टैंक आ गया, बहुत सारे ट्यूब आ जाता है। फिर देखो हाइड्रोलिक शेपर जनरली यूज्ड इन द इंडस्ट्री एज इट कन्वर्ट मोर नंबर ऑफ स्टॉक एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉक एट गिवन कटिंग स्पीड। ये तुम्हारा है बड़ा इंडस्ट्री में यूज होता है। क्यों इंडस्ट्री होता है, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्टॉक देता है, ठीक है। और ये छोटे इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा है। समझ गए। तो अगला तो ड्रिलिंग और बोरिंग है, तो क्या बताओ, ड्रिलिंग बोरिंग ख़त्म कर दूँ। तो ड्रिलिंग बोरिंग की बात करें तो थोड़ा बड़ा है, तो एक काम करो कि अगले
लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा ड्रिलिंग और बोरिंग क्या होता है। जब तक तुम्हें रिवीजन करते रहना, अगले लेक्चर में यहाँ शुरू करेंगे ड्रिलिंग और बोरिंग से। चलो बाय।